हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज हम आपके लिए बहुत ही ट्वेल्थ केमिस्ट्री का VBI दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। और ये क्लास आपके लिए काफ़ी इसेंशियल है, क्योंकि बच्चे केमिस्ट्री का थोड़ा सा ना लेंदी सिलेबस होता है। बच्चे को समझ में नहीं आता है कि कौन सा पैटर्न पर कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पर हम ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस विथ आंसर लेकर आए हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम देना होगा बच्चों इसमें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको स्टार्टिंग से एंड तक इस क्लास को आपको ज्वाइन करना होगा, और बिल्कुल शालीनता से यदि जानते हैं तो भी हमको देखना है। ठीक है, तो फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे अपने अंदाज में, है ना। जरा दिल गार्डन गार्डन हो जाए, दिल बाग बाग हो जाए। ठीक है, क्योंकि लाइक आप जब करते हैं ना, हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को आप लोग के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, चलिए, है ना। तो ये हमारा अध्याय ट्वेल्थ केमिस्ट्री अध्याय 1 से लेकर 4, है ना। अध्याय 1 से लेकर 4 तक के बस लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, का लॉन्ग क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए और देखते हैं कि इस लॉन्ग क्वेश्चन में किन किन क्वेश्चनों का संकलन है। ठीक है, अभी तो लग रहा होगा पता नहीं 1 से अध्याय तक किस तरह का क्वेश्चन है। चलिए, जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, आद्य केंद्रीय, फलक तथा अंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या है। यानी कि इसमें एकक कोष्ठिका के बारे में सारा चीज आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए नाउ वी स्टार्ट। आप लोग क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, जरा शेयर कर दीजिए अपने अंदाज में। और पहला प्रश्न हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। ठीक है, एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, आद्य केंद्रीय, फलक तथा अंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या है। ओके, चलिए नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये एकक कोष्ठिका है क्या, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा एकक कोष्ठिका क्या है ना। एकक कोष्ठिका क्या है ना। तो इस एकक कोष्ठिका के बारे में अध्ययन करते हैं बच्चों कि हमारा ये एकक कोष्ठिका क्या है ना। चलिए नाउ वी स्टार्ट। तो देखिए, कहता है कि हम जरा ध्यान देंगे, क्रिस्टक जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम एकक कोष्ठिका यूनिट सेल कहते हैं, है ना। और इसे हिंदी में इकाई सेल भी कहते हैं। ठीक है, यानी बात को समझिए, किसी क्रिस्टल जालक की, है ना, वह सूक्ष्मतम इकाई जिसको बार बार दोहराने पर एक संपूर्ण जो है ना हमारा क्रिस्टल का निर्माण होता है ना। और उसे हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, है ना। चलिए, अब ये बात क्या है जरा दूसरे अंदाज में देखें हम। कहता है जालक बिंदुओं को सीधी, है ना, जालक बिंदुओं को, है ना, जालक बिंदुओं को सीधी समांतर रेखाओं द्वारा जोड़ने पर क्रिस्टल की आंतरिक संरचना का प्रतिरूप बन जाता है, और अतः किसी क्रिस्टल जालक की लघुत्तम पुनरावृत्ति उस क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका कहलाती है। अभी हम फिगर से जस्ट आपको बताएंगे, है ना, कि हमारा क्या है ना, ये यूनिट सेल क्या है। तो ये तो आप परिभाषा आप जानना चाहते हैं, जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ठीक है, कि हमारा क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार दोहराने से एक संपूर्ण क्रिस्टल की संरचना होती है, ये हमारा क्या कहलाता है, तो एकक कोष्ठिका कहलाती है, यूनिट सेल कहलाती है। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं इसको हम फिगर से। ठीक है, देखिए, है ना, इस फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा कर दें तो आपको ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, देखिए ये जो है ना, ये जो कलर पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें, है ना, ये जो आपको कलर पार्ट दिखाई पड़ रहा है ना, ये हमारा जो कलर पार्ट आपका दिखाई पड़ रहा है, ये जो कलर पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है,
ये जो आपको जो है, ये आपका कलर पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, पर जरा गौर फरमाने का, ठीक है। इस कलर पार्ट यहाँ पे जो है ना, हमारा क्या बता रहा है बच्चों? तो हमारा जो है एकक कोष्ठिका को बता रहा है ना, यूनिट सेल को बता रहा है। किसको बता रहा है? तो यूनिट सेल को बता रहा है, ठीक है। एकक कोष्ठिका को बता रहा है कि बहुत सारे इसी प्रकार से यदि हम क्या है ना, एकक कोष्ठिका को एक साथ रखते जाएं तो दोहराते जाएं, एक संपूर्ण क्रिस्टल की संरचना होती है। ये देखिए हमारा संपूर्ण क्रिस्टल संरचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप जरा ध्यान देंगे, और यहाँ पे भी देखिए समझने का चीज है ये सभी, है ना। ये सभी चीज समझने का है, जितना आप समझोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। यदि सपोज डेट यहाँ पे देखिए और भी आप इसमें समझ सकते हो, ठीक है। कि देखिए हमारा टोटल जो है ना, इस प्रकार देखिए ये संरचना जो है आपको जो है ना, ये पूरा का पूरा संरचना जो है आपको यहाँ पे देखिए दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इस प्रकार से ये भी जो है ना हमारा क्या है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, यूनिट सेल है बच्चा, है ना। क्या है हमारा? ये यूनिट सेल है ना, कि बहुत सारे यूनिट सेल मिलाने से एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका कहते हैं। ओके, चलिए नाउ भी अगेन, है ना, आगे हम और भी जानते हैं। देखिए एकक कोष्ठिका जो है ना, ये हमारा प्रकार के बारे में जानेंगे कि हमारा जो एकक कोष्ठिका जो है ना, ये बच्चों कि एकक कोष्ठिका जो है कितने प्रकार का होता है, और उसको हम जरा समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हमारा क्या है कि एकक कोष्ठिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे एकक कोष्ठिका जो है ना, दो प्रकार का होता है। पहला है आदि एकक कोष्ठिका, दूसरा है केंद्रीय एकक कोष्ठिका, है ना। यानी कि हमारा यूनिट सेल जो है वो दो प्रकार से का है। पहला जो है आदि एकक कोष्ठिका, दूसरा जो है हमारा केंद्रीय एकक कोष्ठिका बच्चों, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से दोनों के बारे में जरा देखते हैं कि हमारा एकक कोष्ठिका में आदि एकक कोष्ठिका है और केंद्रीय एकक कोष्ठिका है, वो हमारा है क्या, ठीक है ना। पढ़े ना आगे, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम पहला को जरा देखते हैं कि हमारा आदि एकक कोष्ठिका है क्या, ठीक। फिर इसके संरचना को भी जरा समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि आदि एकक कोष्ठिका, है ना, जरा इसको समझेंगे। कहता है वह एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण कोष्ठिका के केवल किनारों पर उपस्थित होते हैं, उसे आदि एकक कोष्ठिका, है ना, प्रीमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी क्रिस्टल, संपूर्ण क्रिस्टल में एक हमारा यूनिट सेल जो होगा, है ना, उसमें जो है ना, ये जरा देखिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं आपको, है ना, कि ये वैसी हमारा ये एकक कोष्ठिका है ना, जिसके देखिए किनारों पर, है ना, ये हमारा जो है घनाकार है, ठीक है। ये हमारा जो है देखिए इसके किनारों पर, ये हमारा क्या है ना, ये देखिए किनारों पर, ठीक है ना, ये हमारा जो है इस किनारों पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। ये किनारों पर हमारा जो है अवयवी कण उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? आद्य एकक कोष्ठिका कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है? आद्य एकक कोष्ठिका कहलाता है, ठीक है। यानी इसको कह सकते हैं कि वैसा इकाई सेल या वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें हमारा जो है अवयवी कण जो होते हैं उसके किनारों पर, यानी कि शीर्ष पर, है ना, किनारा या फिर इसको हम शीर्ष कह सकते हैं, शीर्ष या फिर किनारा, है ना, शीर्ष या किनारों पर, शीर्ष या किनारों पर क्या होते हैं? अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अवयवी कण जो है वो क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आद्य एकक कोष्ठिका। अब दूसरा हम देखते हैं केंद्रीय वाला का क्या कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और दूसरा हम देखते हैं कि ये केंद्रीय एकक कोष्ठिका जो है ना, ये हमारा केंद्रीय एकक कोष्ठिका जो है ये क्या है, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर जो है ना, देखिए क्या कहता है कि केंद्रीय एकक कोष्ठिका, है ना, कहता है बच्चों वह एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण कोष्ठिका के किनारों के अतिरिक्त, है ना, अन्य स्थान यानी केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, है ना। यानी किनारों के साथ साथ कहाँ उपस्थित होते हैं? तो केंद्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि वैसा एकक यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण जो है ना वो शीर्ष के अलावा उसके सेंटर में भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, वह हमारा केंद्रीय एकक कोशिका कहलाता है। ठीक है, जरा इसको फिगर से जरा समझा जाए, है ना, फिगर से जरा समझते हैं इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं जी, है ना। ये हमारा फिगर है केंद्रीय एकक कोशिका का। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय एकक कोशिका में अभी जस्ट हमने क्या बताया कि ये हमारा किनारों पर यानी कि शीर्षों पर अवयवी कण होते हैं, लेकिन इसके अलावा, है ना, इसके अलावा अवयवी कण जो है ना इसके इस सेंटर है ना, इस सेंटर पर यानी केंद्र है हमारा, है ना, ये हमारा क्या है, केंद्र है, इस केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं, है ना, सेंट्रल यूनिट सेल भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, ओके, बिल्कुल आगे बढ़े। चलिए बच्चों, अब हम जरा जानते हैं, है ना, कि और भी क्या क्या चीजें इसमें आती है। तो जरा ध्यान देने का कि केंद्रीय एकक कोशिका जो होती है ना ये हमारा 3 प्रकार के होता है बच्चों, है ना। ये केंद्रीय एकक कोशिका जो होती है ना ये क्या होती है, 3 प्रकार की होती है बच्चों, है ना। कितने प्रकार की होती है केंद्रीय एकक कोशिका, 3 प्रकार की होती है ना। पहला जो होता है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका, दूसरा फलक केंद्रीय एकक कोशिका, तीसरा अंति केंद्रीय एकक कोशिका, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने का कि एकक कोशिका हमारा पहले 2 प्रकार का था और उसके बाद में एक आदि था, दूसरा हमारा केंद्रीय एकक कोशिका। अब क्या है ना कि केंद्रीय एकक कोशिका जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है बच्चा। ओके, चलिए बारी बारी से सबको जरा समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका, जरा इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा अंतः केंद्रीय एकक कोशिका क्या कहता है बच्चों। ठीक है, कहता है कि वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण, है ना, अवयवी कण मैंने क्या होता है, परमाणु हो सकते हैं, है ना, आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। ठीक है, कोशिका के किनारों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र पर स्थित होते हैं। तो इस कोशिका को अंतः केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल यानी कि बीसीसी कहा जाता है इसको। ठीक है, बॉडी सेंट्रेटेड यूनिट सेल इसको कहते हैं बच्चों, है ना। ओके, चलिए इसको जरा फिगर से समझते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बड़ा आसान लग रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जरा ध्यान देने का इस फिगर से, है ना, इस फिगर में आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ये फिगर में आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, क्या भाई, तो इसमें अवयवी कण जो है ना इसके शीर्ष के अलावा, है ना, ये जो अवयवी कण है ना ये अवयवी कण जो है इसके शीर्ष पर तो है ही, है ना, इसके शीर्ष के अलावा इसके आंतरिक केंद्र पर है। ठीक है, तो देखिए आंतरिक केंद्र हमारा जो है ना वो किस प्रकार से बनता है। ये देखिए दोनों शीर्ष को मिलाने वाली रेखा ये विकर्ण होती है ना, ये जो है ये जो है ये विकर्ण होती है। इधर से भी हमारा जो है ना यहाँ से यदि हम आगे मिलाएं, ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है, और यहाँ से भी यदि आगे हम मिलाएं तो ये हमारा विकर्ण होता है जी, है ना, ये हमारा विकर्ण होता है। और यहाँ पर देखिए इसके बीच में जो है ना ये बीच में जो है ये जो है हमारा, है ना, यहाँ पे ये अवयवी कण उपस्थित है ना। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये हमारा अंतः केंद्रीय एकक कोशिका है ना। ये व्यवस्था जो कैसा है बाबू, तो अंतः केंद्रीय एकक कोशिका है जी। ठीक है, ओके, ये तो समझ में आ गया। अब फलक के बारे में जरा देखते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट को समझना जरूरी है बच्चा। ठीक है, हर एक पार्ट को समझना जरूरी है। ओके ना, चलिए आते हैं हम फलक केंद्रीय एकक कोशिका पे, है ना। इस पे जरा विचार करते हैं कि ये फलक केंद्रीय, है ना, ये फलक केंद्रीय एकक कोशिका है क्या। ठीक है, जरा देखेंगे बात को समझेंगे। कहता है वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब परमाणु हो गया, अणु हो गया या आयन हो गया। ठीक है, कोशिका के किनारों के अतिरिक्त एक अवयवी कण, है ना, कोशिका के प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। इसे हम फलक केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है इसको, शॉर्ट में एफसी, है ना, यूसी भी कहा जाता है। ठीक है,
तो ये हमारा फलक केंद्रीय एकक कोशिका है। अब जरा इसकी संरचना को समझते हैं, किसके, तो इसके संरचना को जरा समझे। ठीक है, ये जो आपको संरचना दिखाई पड़ रही है ना, इस संरचना पर देखिए हम बहुत सारा विचार करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर जो है बच्चों ना, पहले देखिए शीर्ष पर अवयवी कण है। अवयवी कण क्या हो सकते हैं? यह जो अवयवी कण है ना, यह अवयवी कण जो है हमारा अवयवी कण के रूप में क्या क्या हो सकते हैं? तो परमाणु हो सकता है, क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो अणु हो सकते हैं। ठीक है, ये अवयवी कण तीन प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर जो अवयवी कण इस, है ना, इसके शीर्ष पर जो मौजूद है ना, इसके शीर्ष पर जो मौजूद है, ठीक है, इसके देखिए शीर्ष पर जो मौजूद है, ठीक है, इस शीर्ष पर के अलावे, है ना, इस शीर्ष पर के अलावे फलक के केंद्र पर, प्रत्येक फलक यानी 6 फलक होगा, है ना, 6 फलक के केंद्र पर होंगे। जरा देखिए, है ना, देखिए ये जो फलक है ना, ये फलक का ये विकर्ण हो गया, है ना, जरा ध्यान देने का। और ये जो हो गया, ये फलक का इस प्रकार से ये जा रहा है। ठीक है, ये विकर्ण हो गया, और उसका ये सेंटर पर, है ना, उसके इस सेंटर पर ये हमारा है ना अवयवी कण है। एक फेस हो गया। ठीक है, दूसरे फेस की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी देखिए ना विकर्ण है, ये भी हमारा क्या है? विकर्ण है। ठीक है, और ये हमारा इस विकर्ण का ये क्या है ना, ये हमारा क्या हो गया? इस विकर्ण का ये हमारा फलक का ये सेंटर हो गया बच्चा, है ना, ये इस फलक के लिए होगी, इस फलक पर के सेंटर पर अवयवी कण हो गया। ठीक है, यदि हम जरा ध्यान दें, तो यदि इस फेस की बात करें, इस फलक की बात करें, जरा ध्यान देंगे, है ना, इसका यहाँ पे और इस प्रकार से। ठीक है, और इसका सेंटर जो होगा, इसका सेंटर यहाँ पे है ना, इसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, और भी यदि हम बात करें यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, इस फलक की बात कर रहे हैं, इस फलक का देखिए, है ना, इस फलक का यहाँ पर देखेंगे, इस फलक पर भी हमारा जो है ना, इस प्रकार से देखिए, ये हमारा उपस्थित है ना, और भी फलक बचा हुआ है। तो एक ये वाला फलक है, अंदर वाला फलक जो है ना, उसका देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, ओके, जरा हर बात को समझने का। अच्छा, ये यहाँ से शुरू है ना। ठीक है, इसका देखिए फलक पर यहाँ पे उपस्थित है, घबराने का नहीं, है ना। एक बच गया हमारा अंदर वाला, अंदर वाला के लिए देखिए ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक फलक पर के केंद्र पर हमारा जो है अवयवी कण उपस्थित होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं, है ना, फलक, ठीक है, केंद्रीय एकक कोशिका। ओके बाबू, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा जो है ये अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका, है ना, इसको जरा जाने हम लोग। ये हमारा जो है ना, ये जो अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका जो है, इसकी क्या अवधारणा है? ठीक है, कहता है वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोशिका के किनारों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो यहाँ पे जरा इसको हम देख लें। ठीक है, कि देखिए इसके शीर्ष पर तो है ही, है ना, इसके प्रत्येक शीर्ष पर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, ये इसके प्रत्येक शीर्ष पर तो है ही। और कहता है इसके विपरीत फलक, तो इसके विपरीत फलक देखिए ये, है ना, जरा ध्यान दीजिए, है ना, इस फलक का विपरीत फलक यहाँ पे है, तो देखिए इसका सेंटर पर, है ना, इसका सेंटर पे, यहाँ पे जरा ध्यान देंगे। ठीक है, इसका सेंटर पे हमारा क्या उपस्थित है? इसका सेंटर पर हमारा जो है अवयवी कण उपस्थित है, दो, है ना, विपरीत फलकों के केंद्र पर हमारा अवयवी कण उपस्थित है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं जी, है ना। क्लियर बच्चों? ठीक है,
तो ये आपको समझना होगा, ये जानना होगा, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों जरा हम आगे देखते हैं, और इसमें एक शब्द आता है ना जिसको आप लोग जानने का प्रयास करेंगे, है ना, क्रिस्टल जालक। ठीक है, ये लास्ट है। देखिए कहता है क्या कि ये क्रिस्टल जालक है ना, क्रिस्टल जालक है क्या, कहता है किसी क्रिस्टल जालक की नियमित त्रिविमीय संरचना को क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा क्रिस्टल होगा, है ना, उसकी नियमित त्रिविमीय 3D स्ट्रक्चर को, है ना, हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। और एक क्रिस्टल जालक में 12 कोर, 6 फलक और 18 कोण होते हैं, है ना। ये आप लोग को जानना होगा, समझना होगा। ठीक है, कि किसी क्रिस्टल जालक में क्या होते हैं, 12 कोर होते हैं, 6 फलक होता है और 18 कोण होते हैं। ठीक है, कोण बोले तो शीर्ष होते हैं। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का डेरिवेशन था बच्चा, है ना। थोड़ा सा इसमें टाइम देना होगा, ठीक है, और प्रत्येक पॉइंट को समझना होगा, तो ही जाके आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा है ना, जिसको हम कहते हैं हेनरी का नियम। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है ना, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये दूसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है, कहता है हेनरी का नियम, अनुप्रयोग एवं सीमाएं लिखिए। यानी कि हेनरी साहब ने, है ना, किस नियम को दिया, है ना, उसकी सीमाएं क्या है, उसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, इस बात की चर्चा हम अब करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में थोड़ा सा क्या है ना, आपको एकदम बिल्कुल लय बना के रखना होगा जी। अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, टाइम लगेगा, टेंशन नहीं लेने, लेकिन हर एक बात को समझने का जी। जब तक ये सब क्वेश्चन को घर पे जाकर नहीं पढ़िएगा ना, इसको समझ नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल आप लोग भी ब्रेव हो, है ना, आप लोग से हमें लोगों की काफी उम्मीदें होती है। ठीक है, चलिए तो इस दूसरे नंबर का जरा सॉल्यूशन जानने का प्रयास करेंगे हम। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस हेनरी के नियम को जरा हम समझते हैं कि हमारा हेनरी साहब ने नियम में क्या कहा था। ठीक है, चलिए देखिए इस हेनरी का नियम हमारा क्या है, जरा समझने का प्रयास किया जाए। कहता है इस नियम के अनुसार अस्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उस गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है ना। यदि किसी निश्चित ताप तथा सामान्य दाब T पर किसी गैस की घुलन मात्रा m ग्राम हो, तो हेनरी के नियम के अनुसार, ये बात समझने का है ना, कि हेनरी के नियम के अनुसार यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, कि बात को समझिए कि अस्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, है ना, यानी कि घुलन मात्रा, विलेयता मीन्स क्या हो गया, घुलन मात्रा जो होती है ना, आ, उस गैस दाब के समानुपाती होता है ना। यहाँ पर जस्ट देखिए लिखा गया है कि एम जो है ना समानुपाती है पी का, और यहाँ पर यदि समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो एक हमारा यहाँ पे ये नियतांक के जो है ना, ये नियतांक है। ठीक है, और इस नियतांक को हेनरी का नियतांक कहते हैं, तो हम हेनरी का नियतांक कहते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे एम बराबर के एच इंटू पी होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमको एक ध्यान देना होगा कि यहाँ पर के एच जो होगा ना, वो हेनरी का नियतांक कहलाएगा बच्चा। क्या कहलाएगा, हेनरी का नियतांक कहलाएगा, है ना। यानी कि हेनरी का नियतांक का वैल्यू निकाला जाए तो ये हो गया एम और बटा यहाँ पे पी हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, विलेयता की मात्रा, है ना, विलेयता की मात्रा। ठीक है, और बट्टा जो हो गया वो दाब हो गया जी। बट्टा क्या हो गया, दाब हो गया ना। इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके ना। किसी अस्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उस दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, यही हमारा हेनरी साहब का नियम है ना। कि यहाँ विलेयता जो होगा ये हमारा प्रेशर का समानुपाती होगा। ठीक है, और यहाँ पर के जो है ये हेनरी का नियतांक है बच्चा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और जरा इसके और कंसेप्टों को समझते हैं। ठीक है, कि ये सब पॉइंट जो है ना बड़ा बेहतरीन पॉइंट है बच्चा, इसको अपने कॉपी में नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, इसको जो है ना कॉपी पर पॉइंट को नोट करना जरूरी है ना। पॉइंट नंबर 1, क्या भाई, कि हेनरी नियतांक का मान जो है ना गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी हेनरी नियतांक जो अभी हमने देखा है ना, यहाँ पे के एच बराबर हमने एम और बटा पी जो लिखा। ठीक है, यहाँ पर ये हेनरी जो है ना नियतांक जो है ना वो गैस की प्रकृति पर गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, कहता है ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक का मान बढ़ता है। दिस इज द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, है ना। क्या भाई, कि ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक का मान बढ़ता है जी, है ना। और देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है, कि हेनरी नियतांक केएच का मान स्थिर ताप पर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। यानी केएच का मान यदि हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर देखें तो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट क्या भाई, कि हेनरी नियतांक का मान जिस गैस के लिए जितना ज्यादा होगा उस गैस की विलेयता उतनी ही कम होती है। हाँ, इस बात को याद रखिएगा कि केएच का मान जो है ना, केएच का मान जितना अधिक होगा, है ना, जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी ही कम होगी। उसकी विलेयता जो है, उसकी विलेयता उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या है ना हेनी नियतांक की कुछ गुण है जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए एग्जामिनेशन के लिए आ सकता है। इसको एकदम डिट्टो याद कर जा। ठीक है, चलिए, है ना। अब देखते हैं कि हमारा जो है हे- हेनरी के नियम की सीमाएं कहाँ क्या है, अपन हेनरी का नियम हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको भी अपने कॉपी में नोट करना जरूर चाहेंगे आप लोग, कि हेनरी का नियम क्या की सीमाएं क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम देगा। ठीक है, तो पहला इसमें क्या कहता है ना, जरा ध्यान देने का, कि हेनरी का नियम केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। यानी आइडियल गैस जो होता है ना, हेनरी का मान उसी के लिए अप्लीकेबल है ना। दूसरा पॉइंट जो है, कहता है हेनरी का नियम इन गैसों पर लागू होता है जब विलयन से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि हेनरी का नियम उन गैसों पर लागू किया जा सकता है जिसमें कोई रासायनिक जो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें विलियन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यानी विलियन का जो प्रेशर है ना वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट, इसमें विलियन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। यानी विलियन का टेम्परेचर, दाब अधिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट कहता है गैसों की विलेयता बृहत अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि गैसों की विलेयता की क्षमता जो है ना वो क्या है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा हेनरी की नियम की सीमाएं हैं जिसको आप लोग को याद कर जाना है बच्चा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी बच्चों एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए, मैंने पहले ही कहा था बच्चों कि लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा धैर्य बना के रखना होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट छे रे बउआ एग्जाम में सर के लिए। ठीक है, जब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ लघुत्तरीय दीर्घ उत्तरीय पर भी आपको ध्यान देना होगा, तभी आप 95 क्रॉस कर सकते हो, इससे मुश्किल है बच्चा। ठीक है, चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, है ना, कि हेनरी का ये अनुप्रयोग यानी हेनरी के नियम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, है ना। इसको जरा ध्यान में रखते हुए इसको देखा जाए, है ना, कि हेनरी का अनुप्रयोग, है ना, आपको हेडिंग दिख रहा होगा, है ना।
चलिए हेनरी का अनुप्रयोग को देखते हैं कि इस हेनरी के आ, नियम का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, है ना। पहला पॉइंट जरा नोट कीजिएगा। कहता है बच्चों, सोडा जल या शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए इन पदार्थों को अधिक दाब पर बोतल में बंद किया जाता है। नहीं, वहां पे हम हेनरी का नियम का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी शीतल पेय पदार्थ हो, है ना, उसमें CO2 की मात्रा को क्या है ना, आ, विलेयता को बढ़ाने के लिए इन पदार्थों को अधिक दाब पर बोतलों में बंद किया जाता है, वहां पे हेनरी का नियम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कहता है कि अधिक ऊंचाई के स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब, है ना, कम ऊंचाई यह समतल स्थान की अपेक्षा कम होता है, अतः यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण शारीरिक कमजोर हो जाता है तथा इनकी सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। इन लक्षणों को क्या बोलते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है ना, हेनरी के नियम का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ओके, लय बना के रखना है बच्चा। अब आपका जो है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। जो भी प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम बिल्कुल टॉप मोस्ट VBI प्रश्न है। ओके, गेस कीजिए कि तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए। तीसरा प्रश्न जो है आपका, है ना, आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो इसको जान लीजिए, है ना। कहता है राउल्ट का नियम क्या है, गणितीय व्यंजक ज्ञात कीजिए और इनके अनुप्रयोग, सीमाएं और सूत्र को बताएं, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए हमारा क्या कहता है। ठीक है, कि राउल्ट का नियम क्या है, गणितीय व्यंजक ज्ञात कीजिए और इनके अनुप्रयोग, सीमाएं और सूत्र को बताएं। यही हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं इस राउल्ट के नियम के बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों, है ना, जरा इसके बारे में पूरी अच्छे तरीका से समझने का हम प्रयास करेंगे कि हमारा राउल्ट साहब का नियम क्या है ना। चलिए जरा देखा जाए। ओके, देखिए कहता है कि सन 1857 ईस्वी में वैज्ञानिक राल्ट ने अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों में विलयन के वाष्प दाब अवनमन पर अनेकों परीक्षण किए और इनसे प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर राउल्ट ने एक नियम को प्रस्तुत किया, जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि 1857 ईस्वी में वैज्ञानिक राउल्ट ने, है ना, किसके लिए, तो याद रखेंगे, अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों में विलयन के वाष्प दाब अवनमन पर अनेकों परीक्षण किए, है ना। और इसी के आधार पर हमारा जो राउल्ट साहब ने एक नियम दिया, जिसको हम कहते हैं राउल्ट नियम। ठीक है, वह राउल्ट नियम है क्या, जरा इसको देखने का और समझने का। ठीक है, कहता है बाबू कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम होता है ना। जरा एक बात फिर से समझने का। ठीक है, पॉइंट इज टू बी नोटेड बाबू, है ना, क्या कि कोई अवाष्पशील विलेय, है ना, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे विलयन का जो ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो है ना, ठीक है, यहाँ पर यही निष्कर्ष निकलता है कि विलायक का, है ना, क्या भाई, तो विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन जो होता है ना, अवनमन क्या होता है ना,
वह क्या होता है, वह विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, यही हमारा जो है ना, ये राउल्ट का नियम है बच्चा, है ना। यही हमारा क्या है, राउल्ट साहब का नियम है, इसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, कि जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विलेय उसमें मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है जो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, ओके, इसको हमने लिख भी दिया है। ठीक है, इसको अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे जरा समझते हैं। ठीक है, जरा इसका व्यंजक पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, और इसको समझने का प्रयास करते हैं जी। क्या भाई, तो जरा देखने का, देखो बच्चा, है ना, इसमें क्या है ना, मान लिया जाए इनिशियल जब उसमें विलेय जो है नहीं मिलाया था, तो विलायक का वाष्प दाब जो है ना इनिशियल P0 था प्रारंभिक में, और उसके अणुओं की संख्या जो है कैपिटल N थी, है ना। दो बातें, क्या भाई, जरा ध्यान देने का, यहाँ पे पॉइंट हम नोट करते जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक में विलायक का, है ना, प्रारंभिक में विलायक का वाष्प दाब, है ना, हमारा क्या था, P0 था, है ना। और यहाँ पे अणुओं की संख्या कैपिटल N थी, उसके अणुओं की संख्या जो थी वो हमारा क्या था, कैपिटल N था जी। ठीक है, अब कहता है कि इसमें विलेय पदार्थ, है ना, N अणु मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब PS हो, तो है ना। जब अब हम इसमें क्या करते हैं कि विलेय, है ना, विलेय के अणुओं की संख्या, विलेय के अणुओं की संख्या जो है ना, ये हम स्मॉल n ले लेते हैं बच्चा, तब हमारा विलायक का जो वाष्प दाब होता है, विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो बदल जाता है ना। वाष्प दाब क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा, है ना। कब PS होगा, जब उसमें विलेय को मिलाएंगे। ठीक है, तो उसमें डिफरेंसेज क्या हुआ, तो वाष्प दाब का यदि अपेक्षिक अवनमन हम निकालेंगे, है ना, तो ये रिस्पेक्ट में हो निकलता है, वो प्रारंभिक रिस्पेक्ट में निकलेगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS और बट्टा हो गया P0। ठीक है, यदि विलयन में विलेय का मोल प्रभाव निकालेंगे तो ये हमारा क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, है ना, विलेय, जरा इस पर ध्यान देने का, इस फॉर्मूला पे, ये जो है विलेय के मोल की संख्या, मोल की संख्या और बटा कुल मोल, है ना। कुल मोल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि विलेय कितने मोल हैं और विलायक कितना मोल है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मोल, राउल्ट के नियम के अनुसार जो होगा, यह देखिए, हमारा अपेक्षिक अवनम वाष्प दाब का अवनमन जो है ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है, और यही हमारा राउल्ट का व्यंजक है बच्चा। यही हमारा क्या है, राउल्ट का क्या है, व्यंजक है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए बच्चों, इसलिए फटाफट इसको नोट करने का। ठीक है, फटाफट इसको नोट करेंगे, अपने कॉपी में इसको देखेंगे। ओके, चलिए बाबू, जल्दी से फटाफट नोट करने का। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे जी, जल्दी से इसको नोट करने का बाबू। ओके ना, चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। ओके, चलिए बाबू, है ना, आगे बढ़ा जाए। बहुत ये बेहतरीन प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, कम से कम 4 से 5 बार तो ये क्वेश्चन जरूर आया होगा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। और उसके बाद जो है ना,
यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और भी जान ले, है ना। क्या भाई, तो जरा समझने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले जो है ना हमारा दिया हुआ था क्या, जरा आप समझिएगा। क्या था बाबू, P0 माइनस पी एस और बटा P0 और बराबर ये हमारा n बटा n प्लस कैपिटल N, है ना। यहाँ पर यदि अंश बटा हर किया जाए, यहाँ पे यदि अंश बटा हर किया जाए तो P0 बटा P0 और माइनस पी एस और बटा P0, है ना। और यहाँ पे ये हो जाएगा n बटा हमारा n प्लस कैपिटल N, है ना। ये देखिए कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान देने का क्या भाई, कि ये हो गया हमारा 1 - PS और बट्टा हो गया P0 और बराबर हो गया n बट्टा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, है ना। और देखिए इसमें इसको हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जरा ध्यान देने का, है ना। क्या ध्यान देने का, कि यहाँ तक तो क्लियर है। यदि हम इसको पलट दें, है ना, इसको यहाँ पे पलटी मार दें, तो पलटी मार देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। यहीं से पलटी मारने का प्रयास हम करते हैं, तो देखिए क्या होगा, है ना। इसको यदि पलटी मारिएगा ना तो दो बातें होगी। आ, ये तो पलटेगा तो कैपिटल N प्लस N बटा स्मॉल n आ जाएगा। ठीक है, और ये जो पलटी मारेगा ना तो ये हो जाएगा हमारा PS बटा P0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जरा ध्यान देने का, एक सेकेंड बच्चा लोग, घबराने का नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, एक काम करते हैं ना, तो पलटी मारे, है ना, जरा इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको पलटी मारेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा कैपिटल N बटा N बटा स्मॉल n, है ना। और यहाँ पर कैपिटल N रह दीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम कुछ बताना चाह रहे थे। ठीक है, कि यहाँ पर जो है ना, यदि हमारा जो है इस तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होगी, बिल्कुल आराम से देखिए कि यहाँ पर ये पार्ट है, इसको खाली पलटी मार दीजिएगा ना। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हमारा जो है ना यहाँ पे PS जो होगा ना, ये P0 और n और बटा n प्लस n के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा कि किसी बिलियन का बाष्प दाब बिलियन में विलय के मूल प्रभाज का समानुपाती होता है। ठीक है, कहने का मतलब यही था मेरा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये रिजल्ट आ रहा है कि बिलियन का बाष्प दाब जो होगा ना, वो क्या होगा, बिलियन का बास दाब जो होगा बिलियन में विलय के मूल प्रभाज का समानुपाती होगा। ठीक है, ये राउल्ट के नियम के आधार पर हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब इसके हम, ये तो बात हो गई, है ना। चलिए डेट्स ऑल, व्यंजक तक तो हम लोग पहुंच गए हैं, कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है ना। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, कहता है अनुसंख्यक गुण धर्म किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करे, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है। ठीक है, कि ये अनुसंख्यक गुण धर्म है क्या और उसके कितने प्रकार हैं, उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, ये अनुसंख्यक गुण धर्म हमारा है क्या। ठीक है, इसको कॉपी कलम नोट कीजिए, क्योंकि बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे निकल के आने वाला है। ठीक है, क्या है, कहता है बिलियन में उपस्थित वह गुण जो विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उन्हें हम अनुसंख्यक गुण धर्म कहते हैं। यानी कि बिलियन में उपस्थित वह गुण जो विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है ना,
उसे हम अनुसंख्यक गुण धर्म कहते हैं। ठीक है, कहता कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें विलयन के गुण विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि अनुसंख्यक गुण धर्म जो है ना किस पर निर्भर करता है, विलायक के मोल संख्या पर या विलेय के मोलों की संख्या पर। टिक आउट करोगे विलेय के मोलों की संख्या पर। ओके, चलिए अब हम जरा देखते हैं कि अनुसंख्यक गुण धर्म को है ना कितने भागों में बांटा गया है। ये देखिए इसके 4 प्रमुख भाग है बच्चा, है ना। पहला क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, है ना, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा प्रासरण दाब। ठीक है, ये 4 हमारा जो है अनुसंख्यक गुण धर्म है। आइए जरा देखते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ठीक है, चलिए पहला पड़ाव पर आते हैं। ठीक है, ये हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है ना, ये हमारा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए राउल्ट का नियम भी हम लोग ने इसके पहले पढ़ा था। कहता है जब कोई अवाष्पशील पदार्थों को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी विलायक में यदि विलेय पदार्थों को डाला जाए तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, प्रेशर में जो है ना वो कमी आ जाता है, वेपर प्रेशर में। तो यहाँ पर उसी कमी को वाष्प दाब का क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। ठीक है, और वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलेय के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पॉइंट को याद रखने का कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होता है ना विलयन में विलेय की मात्रा का अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अब आगे जरा जानते हैं। ठीक है, क्या कहता है जरा देखिएगा समझिएगा। कहता है यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, है ना, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब PS हो जाता है, तो वाष्प दाब में कमी यानी प्रारंभिक माइनस अंतिम P0 माइनस PS, और वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो है ना प्रारंभिक पर ही निकालेंगे, जो कि हमने क्या लिखा P0 माइनस PS और बटा हमने P0 लिखा। ठीक है, अब क्या कहता है कि यदि विलायक शुद्ध अवस्था में होता है तो वाष्प दाब अधिक होता है, लेकिन जैसे ही उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है ना। ये विलायक का अपेक्षिक वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है बच्चों, है ना। यानी अवनमन का मतलब हो गया विलायक के वाष्प दाब में कमी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। और जरा इसमें देखते हैं पॉइंट को कि हमारा जो है ना ये क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या होता है ना। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या होता है, जरा उसे परखने का प्रयास करें हम। कहता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलायक पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलायक पदार्थ के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और दाब में कमी के कारण विलयन का क्वथनांक, है ना, विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि विलेय का जो क्वथनांक होगा वो विलायक के क्वथनांक से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है, ठीक है, क्या भाई, कि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलेय के क्वथनांक में वृद्धि का होना क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ठीक है, यानी दो तरह की बातें हो गई। पहला क्या हो गया कि जब विलेय में हमने विलायक में हमने कोई विलय डाला तो वहां विलायक के वाष्प दाब में कमी आ गया, है ना, वहां पर वाष्प दाब का अवनमन हुआ था। और यहाँ पर क्या है, विलय विलायक में कोई विलेय पदार्थ को डाला जाता है तो विलेय की क्वथनांक जो है ना वो हमारा क्या है, विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाती है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं जी, है ना। यानी विलायक के क्वथ अच्छा, इसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेयक पदार्थ मिला विलायक के क्वथनांक में वृद्धि को क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या है बच्चा,
ठीक है। हिमांक में अवनमन, तो यहाँ पर जरा देखिए, यदि विलायक का क्वथनांक, यदि हम जरा ध्यान दे दिया जाए इस बातों को, क्या भाई, कि यदि विलायक का क्वथनांक हमारा यहाँ पर जो है ना T1 है और विलयन का क्वथनांक T1 है, तो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा विलयन का क्वथनांक, क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। इस बात को याद रखिए, ठीक है। चलिए अब अवनमन के बारे में जरा देखते हैं कि अवनमन क्या है, ठीक है। क्या कहता है बच्चा, हिमांक में अवनमन, है ना। तो देखिए, कहता है यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलयन के बाष्प दाब में कमी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अर्थात विलयन का बाष्प दाब विलायक के बाष्प दाब से सदैव कम होता है, अतः विलायक की हिमांक कम हो जाती है और हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है। यानी बात को समझने का, दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है, ठीक है, तो विलयन के बाष्प दाब में कमी आ जाती है जी, है ना। अर्थात विलयन का बाष्प दाब जो होता है विलायक के बाष्प दाब से सदैव कम रहता है, अतः विलायक का यहाँ पे हिमांक जो है ना वो कम हो जाता है और हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं जी, है ना। और उसका ये फॉर्मूला है कि हिमांक में अवनमन बराबर K गुना W/M गुने 100 1000/W, जहाँ K बराबर जो है मोलल अवनमन स्थिरांक है, W बराबर विलेय का भार है और M बराबर मिलेय का अनुभार है, ठीक है। तो ये हमारा हिमांक में अवनमन हो गया जी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया। अब चौथी जो बातें हैं ये प्रासरण दाब, ठीक है, इसको जरा समझते हैं। कहता है कि जब अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा किसी विलायक का कम सांद्रता के विलयन से ज्यादा सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। बात को समझिएगा कि जब अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा किसी विलायक का कम सांद्रता के विलयन से ज्यादा सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। अर्थात अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा विलायक का एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। पॉइंट इज टू बी नोटेड कि अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा विलायक का एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए बाह्य दाब को हम परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है ना ये 4 अनुसंख्यक गुण धर्म है जिसको हमने बताया, है ना। आगे जाके पढ़िएगा कि परासरण दाब बराबर पाई बराबर CRT होता है बच्चा, है ना। परासरण दाब जो बराबर जो होता है ये CRT होता है, ठीक है। तो बच्चों हमने प्रयास किया आपको 4 क्वेश्चन बताने का, ठीक है। ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।